नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 13 अप्रैल है और देखिए मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े एक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं और अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि आज शाम को 7:30 बजे तक अमेरिका के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का घेराव करेंगे। दो तरह का एक्शन होगा। पहली बात, जो अमेरिका कह रहा है कि जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां से जितने निकलने वाले जहाज हैं, ईरान जिन जहाजों को निकलने दे रहा है उन सब का ब्लॉकेट किया जाएगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज को निकलने नहीं दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का प्लान है। दूसरा प्लान ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले के आदेश दे दिए हैं और बताया यह जा रहा है कि जो हॉर्मुज से जुड़े द्वीप हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, एक बार फिर यहां पर बड़ी बमबारी आज रात से ही देखने को मिल सकती है। इस बात के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अपनी एलीट फोर्सेस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिया है। यह खबर आपने देखी होगी। ईरान ने अपनी जो सबसे खतरनाक, सबसे घातक फोर्स मानी जाती है एलीट फोर्स, इसको वहां पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, माइंस पहले से बिछी हुई है जिसकी वजह से अमेरिका मुश्किल में है। माइंस बिछी हुई है। ईरान की कई सैकड़ों की संख्या में जो छोटी बोट्स हैं वो भी वहां पर तैनात हैं। ईरान की सबमरीन, देखिए काफी सारे जहाज ईरान के तबाह हुए हैं लेकिन सबमरीन अभी भी इंटैक्ट है और सबमरीन से टॉर्पीडो से बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका के जहाजों पर। इसके अलावा अबू मेहदी जो मिसाइल है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एंटीशिप मिसाइल है, वो अमेरिका के इन जहाजों का स्वागत करने के लिए तैयार है और वो जबरदस्त स्वागत होगा। तो यानी देखिए, माइंस हैं, बोट्स हैं, सबमरीन्स हैं और अबू मेहदी मिसाइल है। ये 4 स्तर पर और एलीट फोर्स लगा दी है। बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक स्पेशली इस मिशन को रोकने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिए गए हैं। यानी ईरान ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, अब यह बताया जा रहा है कि यह संभव है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हॉर्मुज में एक आमने सामने की सीधी जंग देखने को मिल सकती है और अमेरिका की जहाजों से भारी बमबारी हो सकती है हॉर्मुज में और सामने ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार हो सकता है। यानी अब यह पूरा मामला हॉर्मुज पर आके रुक गया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और ये एक बड़ा धोखा साबित हो रही है। देखिए, जो खबरें निकल के आई हैं, आपने कई जगह पढ़ी होगी, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं समझ पाया हूं, बेहद हैरान करने वाली। आप जानते हैं आपने एक खबर देखी होगी कि जिस समय इस्लामाबाद में टॉक्स चल रही थी, अब्बास अरागची साहब और कलीबाफ जो हैं वो बातचीत कर रहे थे डेलीगेशन से अमेरिका के, उसी समय अमेरिका के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ने लगे। कौन से 2 जहाज बढ़ने लगे? एक था पहला यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी। ये 2 जहाज बढ़ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ईरान की सेना ने, नेवी ने इन्हें वार्निंग दी कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तबाह कर दिया जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यह वार्निंग ईरान की सेना से आई। उसके बाद करीब आधे घंटे तक बेहद तनावपूर्ण हालात बने रहे स्ट्रेट ऑफ, बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में और जहाज यहां से अमेरिका के आगे बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन ईरान की नेवी की खतरनाक वार्निंग के बाद, एग्रेसिव स्टैंड के बाद इन दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा। अब देखिए, इसको लेकर बयान क्या आया। इसको लेकर बयान ये आया है, जो सेंटकॉम के कमांडर है एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि हमने एक नया रास्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही हम इस सुरक्षित रास्ते को समुद्री उद्योग के साथ साझा करेंगे। यानी देखिए, उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि यहां से जो है माइंस हटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस तरह का बयान अमेरिका की तरफ से आने लग गए थे। ये खबरें चलने लग गई थी। कब? जब बातचीत हो रही है उसी के बीच में ये जो दोनों जहाज हैं, यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और माइकल मर्फी, ये माइंस हटाने वाले जहाज नहीं है, ये जंगी जहाज है जिनका इस्तेमाल बड़े हमलों में, बड़े अटैक्स में किया जाता है। ये वॉरशिप्स हैं, समझिए आप इस बात को। ये माइंस वाइंस हटाने वाली कोशिश नहीं थी। जो मुझे बात समझ में आ रही है कि बातचीत के दौरान हॉर्मुज में बड़े हमले का प्लान तैयार था। समझे आप इस बात को। भयंकर धोखा होने वाला था ईरान से, लेकिन ईरान की सेना तैयार थी इस बात को।
लेकिन देखिए ईरान की सेना इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि किसी भी तरह से बातचीत के दौरान अगर कोई हमले की कोशिश होती है तो उसे नाकाम किया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी इस बात को पहले से ही आदेश दे चुके थे अपनी सेना को कि बड़ी जंग के लिए तैयार रहिए और अमेरिका धोखा करेगा। बिल्कुल उसी लाइन पर जो लाइन सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब ने तय कर रखी थी। तो ईरान की सेना तैयार थी। तो ये जो हमले की कोशिश थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यहां कब्जे की कोशिश थी, ये फेल हो गई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो बेहद हैरान करने वाली खबरें सामने आई है, मतलब इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कोई नहीं हो सकती। इस तरह की भी खबरें आई कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो ईरान का जो डेलीगेशन आया था उनको बंधक बना लिया जाए या उन पर हमला कर दिया जाए। इस तरह की खबरें अचानक वायरल हुई और यह मामला इतना गंभीर हो गया था कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है इस्माइल बघाई साहब, उनको जो है स्टेटमेंट देना पड़ा इसको लेकर। 5 जहाज पहुंचे ईरान के इस्लामाबाद। 3 की खबर आपको है, 2 बताया जाता है बाद में और भेजे गए। ईरान इस बात के लिए तैयार था कि हो सकता है हमारे डेलीगेशन पर हमला हो सकता है, अब्बास अराक्ची साहब को खतरा हो सकता है। ईरान ने फटाफट अपने प्लेन भेजे। यानी आप देखिए कितने बड़े इस पूरे बातचीत के पीछे ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जो कोई सोच नहीं सकता। इन हालात में कैसे बातचीत हो सकती है और कैसे समझौता हो सकता है, आप खुद सोचिए। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा था, मेरे बड़े सारे मित्र जो हैं उन्होंने इस तरह की बात कही कि हो सकता है कि समझौता हो जाए या कोई बड़ा अचीवमेंट हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, यह पहले से तय था। देखिए खबरें इस तरह की भी आई कि अमेरिका संपत्ति जो है वो रिलीज कर देगा। अंततः क्या हुआ, वो बात गलत साबित हो गई। तो जब भी ईरान की बात होए अमेरिका से या इजराइल से किसी तरह की कोई खबर आए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो कुछ समय बाद निकल के आती है। ये दोनों घटनाएं बता रही हैं, ये दोनों वॉरशिप्स का आगे बढ़ना, पीटरसन का और माइकल मर्फी का, ये हमले के लिए आगे बढ़े थे। ये माइंस खुलाने वाले, माइंस निकालने वाले शिप्स नहीं थे। और माइंस निकालने का जहां तक सवाल है, जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं हॉर्मुज में, अगर उनको निकालने की कोशिश आज शुरू की जाएगी उसमें महीनों लग जाएंगे, उसमें महीनों लग जाएंगे। और किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करता है तो बताया जा रहा है कि हॉर्मुज में अगर आपको कब्जा करना है उसके लिए अमेरिका को 2 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और 1.5-2 साल तक ये ऑपरेशन जंग चल सकती है और उसमें पता नहीं कितने हजारों सैनिक अमेरिका के मारे जाएंगे। उसके बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि ईरान भारी पड़ जाए और हरा दे। यानी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये हॉर्मुज को कैप्चर करने वाला प्लान है, ये बहुत ही मुश्किल है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अपने वॉरशिप्स भेज दें, वहां पर ब्लॉकेड कर दें, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। ईरान ने भी उसको ब्लॉक कर रखा है, अब ये भी उसको ब्लॉक करेंगे। यानी पूरी दुनिया में जो ऑयल क्राइसिस है वो और बढ़ने जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद कि वहां पे ब्लॉकेड किया जाए। बेहद ही इस स्थिति ऐसी बन जाएगी कि अब क्या ही बताया जाए। अब देखिए इसके अलावा जो है 2 खबरें और हैं। एक अहम खबर यह है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है फोन पर और उसके बाद पुतिन ने इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं कि हम मध्यस्थता भी कर सकते हैं इस मामले को सुलझाने में। यानी अब रूस की एक नई एंट्री दिखाई दे रही है जो कि अमेरिका के मुकाबले साधारण तौर पे अगर दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं तो अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर शायद चेंज होना इसी को कहते हैं कि अब जो है रूस की अहमियत कि अमेरिका तो वॉर नहीं रोक पा रहा, अब रूस कोशिश करके देख सकता है। चीन के हथियारों वाली खबर आपको पता ही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं कि कहीं चीन के हथियार आ जाए, मिसाइल्स आ जाए और एंटी डिफेंस सिस्टम आ जाए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाए, एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम आ जाए तो फिर क्या होगा। यानी चीन और रूस दोनों की भूमिका मिडिल ईस्ट में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अहम होने जा रही है। इसके अलावा नेटो की भी एंट्री है। नेटो अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से नेटो को इस मामले में शामिल किया जाए, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका और इजराइल मिलकर तो कुछ नहीं कर पा रहे और अरब देश जो है वो, हालांकि यूएई की तरफ से इस तरह की खबरें हैं कि जो खार्ग आइलैंड पर आखिरी चंद दिनों में जो हमले हुए उसमें जो फाइटर जेट्स देखे गए उसमें कुछ फाइटर जेट वो हो सकते हैं जो यूएई के पास हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। कंफर्मेशन होगा तो मैं बताऊंगा आपको इस बात को लेके, अगर ईरान कुछ कहता है तो देखिए खबरें बड़ी सारी हैं। अब इसमें हालात ये हैं कि आज रात 7:30 बजे के बाद से आज की रात एक बार फिर
बड़ा हमला हो सकता है, हॉर्मूज पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है, इस तरह की खबरें सामने हैं। देखिए इसके अलावा मैं एक मुद्दे पर और आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए कल ईरान हाउस में, जो नई दिल्ली में है ईरान हाउस, वहाँ पर अली खामेनी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन हुआ था और उस सभा में मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं गया उस सभा में। देखिए वहाँ पे मैंने कई चीज़ें नोटिस की, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ उसको। देखिए वहाँ पे बड़े सारे बच्चे मौजूद थे, वहाँ पे अपने कार्यक्रम हो रहा था सभा में और तमाम लोग अपनी स्पीचेस दे रहे थे, लेकिन मेरी नज़रें वहाँ पे जो है बच्चों पे थी। वहाँ पे हर उम्र के बच्चे थे, तो मैंने वहाँ पर कुछ बच्चों से बातचीत की और मैंने उन्हें ये कहा भी था कि मैं कोशिश करूँगा बेटा कि वीडियो में आपका जिक्र भी करूँ। देखिए वहाँ पर मैंने एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जो अली खामेनी साहब की फ़ोटो लेकर पूरे 3 घंटे तक जो प्रोग्राम चला, वो बच्चा छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 8 साल का होगा। वो पूरे 3 घंटे तक अली खामेनी साहब की फ़ोटो हाथ में लेकर वहाँ खड़ा रहा पूरे प्रोग्राम के दौरान। उसके फादर जो थे, पिता जो उनके बगल में बैठे हुए थे, और साधारण सी बात है कि अली खामेनी साहब का जब जिक्र हो रहा था सभा में, श्रद्धांजलि सभा थी, तो वहाँ पे हर शख्स की आंख में आंसू थे, हर शख्स की आंख नम थी। तो उस बच्चे के पिता भावुक होते थे जब भी, और वो बुरी तरह से रो पड़े। और बच्चा बेचारा जो है पूरा समय, यानी उसने अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया। वो बच्चा जो कर सकता था वो यही कर सकता था कि वो पूरा समय अली खामेनी साहब की तस्वीर अपने सीने से लगाए पूरा 3 घंटे तक बैठा रहा। मैंने नोटिस किया उसे। इसके अलावा एक और बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही गले में रुमाल बांधे हुए था जैसा अली खामेनी साहब अक्सर बांधते थे। मैंने पूछा, उस बच्चे से बात की मैंने, तो उसने कहा, मैंने उससे रुमाल के बारे में भी पूछा तो उसने बताया मुझे कि अंकल, मैंने वीडियोस में देखा है कि अली खामेनी साहब जिस तरह का रुमाल रखते थे हमेशा गले में, मैंने भी उसी तरह का रुमाल मैं बांध के यहाँ पे आया हूँ। एक बच्चे से मेरी बात हुई, मैं नोटिस कर रहा था उस बच्चे को, जितनी बार मंच से नारे लगे लब्बैक या हुसैन या खामेनी साहब जिंदाबाद के जब नारे लगते थे, तो वो छोटा सा बच्चा, शायद उसकी उम्र तो और भी कम होगी, 6 साल का ही होगा, वो पूरी ताकत से अपनी आवाज़ में चिल्लाता था कि लब्बैक या हुसैन या ईरान जिंदाबाद या अली खामेनी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो नारे लगातार वो लगाता रहा। देखिए वहाँ पर ईरान हाउस में जो 168 बच्चियां मिनाब में शहीद हुई, उन सब की तस्वीरें भी वहाँ लगी हुई थी। और वहाँ पर एक बैग भी रखा हुआ था उस बच्ची को याद करते हुए जिन पर हमला हुआ, और उसके बाद उनके खून से सने हुए बैग थे वहाँ पर। ऐसे ही उनकी याद में एक बैग भी वहाँ रखा हुआ था। वहाँ तमाम ऐसी चीज़ें थी जो बेहद भावुक करने वाली थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जितने लोग थे कल, सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम थी, सब बेहद इमोशनल थे अली खामेनी साहब की शहादत को लेकर। लेकिन देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कतई नहीं सोचना चाहिए कि अली खामेनी साहब आपके साथ अब नहीं है। देखिए जो मेरा सोचना है कि ये जितने बच्चे हैं, इन बच्चों के चेहरों पर जब भी मुस्कान आएगी तो उस मुस्कान में आपको अली खामेनी साहब दिखाई देंगे, आपको अली खामेनी साहब याद आएंगे। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, देखिए उनकी बच्चियों की आप खुशी देखिए, जब भी वो हंसेंगी मुस्कुराएंगी तो आपको वो पल याद आएंगे जब अली खामेनी साहब छोटी बच्चियों से मिलते थे, उनको गले लगा लेते थे। उन बच्चियों की खुशी में भी आपको अली खामेनी साहब याद आएंगे। आप देखिए वहाँ पे मैंने देखा कि हज़ारों बहनें थीं जो कि रो रही थी। उनके आंसू, उनका हर आंसू जो है वो अली खामेनी साहब को आपको अपने बीच महसूस करवाएगा। जो युवा थे वहाँ पे, जो आक्रोश में नारे लगा रहे थे लब्बैक या हुसैन के, उनके आक्रोश में अली खामेनी साहब जिंदा है। आप देखिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जो अनुभूति है, ये जो फीलिंग है, ये हमेशा सबके साथ में रहेगी। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, ये सब कभी जो है उनको कभी नहीं भूल पाएंगी। और उनकी इस हंसी में, उनके इस आंसू में, उनके इस आक्रोश में, सब में अली खामेनी साहब हमेशा हम सबके साथ मौजूद रहेंगे। तो आप ऐसा कतई ना सोचे कि वो अब आपके बीच नहीं है। इसके अलावा देखिए एक और मैंने बड़ी अच्छी बात नोटिस की वहाँ पे। कल क्या हुआ कि इस प्रोग्राम में जो है अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान में,
ईरान हाउस में, वो वहाँ पे मौजूद थे और डॉक्टर मोहम्मद फ़तह अली जो एम्बेसडर हैं ईरान के, वो मौजूद थे। तो मैं नोटिस कर रहा था कि एक बच्चा जो था, वो बच्चा शायद इलाही साहब के साथ फ़ोटो लेना चाहता होगा, मोबाइल से अपनी सेल्फी लेना चाहता होगा, वो उनके कोशिश में था इसमें। लेकिन चूंकि वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स थे तो व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उन्होंने शायद उस बच्चे को रोका होगा। लेकिन ये बात जो है दोनों लोगों ने नोटिस करी। जो एम्बेसडर साहब हैं मोहम्मद फ़तह अली, उन्होंने भी ये बात नोटिस की कि ये बच्चा हमारे साथ आके फ़ोटो लेना चाहता है, और अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब ने भी ये बात नोटिस की कि ये बच्चा हमारे पास आना चाहता है। दोनों ही ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। मैं लेबनान के और कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। एम्बेसडर जो है फ़तह अली साहब, उन्होंने भी अपने साथ फोटो खिंचवाई। इतना ही नहीं, जो ईरान हाउस में जो मैनेजमेंट देखते हैं जैदी साहब, उन्होंने उस बच्चे की अलग से उनसे मुलाकात भी करवाई। यानी आप देखिए, ये जो पल था, मैं देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था इस बात को, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे खामनेई साहब जब ईरान में कोई बच्चा उनके करीब आना चाहता, आप देखा होगा आपने, तो वो किसी भी बच्चे को कभी बुला के अपना रुमाल दे देते, किसी को अंगूठी दे देते। वही कल्चर, वही संस्कृति, वही वैल्यूज का आज पालन हिंदुस्तान में भी हो रहा है। और ये जो एम्बेसडर हैं, आप उनकी बात करें या इलाही साहब हैं उनकी बात करें, या उस सभा में मौजूद हर शख्स जो है, वो किसी ना किसी रूप में अली खामनेई साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहा था, अपने अपने रूप में, और आगे बढ़ा रहा है। ये बेहद ही खूबसूरत बात है। देखिए, ये ईरान की कल्चर है, ये ईरान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। और ऐसे कल्चर को, ऐसी सिविलाइजेशन को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम इसे खत्म कर देंगे, जो उनका बयान आया था कि एक सिविलाइजेशन को हम एंड कर देंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभ्यता, ये विरासत, ये संस्कृति हजारों सालों से है, हजारों सालों तक आगे भी रहेगी, और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ईरान हाउस में कल जो प्रोग्राम हुआ, उसमें जो है पूरे देश भर से लोग आए हुए थे। श्रीनगर से एक भाई साहब आए थे, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, वो पहचान गए मुझे, और उन्होंने कहा मुझसे कि जब भी आप श्रीनगर आएँ तो हमारे घर ज़रूर आइएगा। देखिए, ये मोहब्बत है, ये प्यार है जो आप लोगों से मुझे मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। देखिए, वहाँ पे मेरी 2 और बच्चियों से मुलाकात हुई, छोटी बच्चियाँ थी, वो दोनों शायद श्रीनगर से ही आई थी। उनके पिता उनको अपने साथ लेके आए थे। एक का नाम था फातिमा, दूसरे का नाम था जैनब। ये दोनों बच्चियां, इनको देख के मुझे मिनाब की उन बच्चियों की याद आ गई जो शहीद हुई हैं। देखिए, ये बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था वहाँ पे, जब मैंने 165 बच्चियों की तस्वीरें देखी। मिनाब की जो बच्चियां शहीद हुई, उनको देखने के बाद मेरे मन में जो पहला विचार आया, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनको देखने के बाद, वो तस्वीरें देखने के बाद, वो बैग देखने के बाद, जो पहली बात दिमाग में आई वो ये थी कि शायद मन से ये बात निकली कि मैं जब तक पत्रकारिता करूंगा, मानो ऐसा लगा कि मैंने उन बच्चियों से ये वादा किया कि मैं जब तक पत्रकारिता करूंगा, जब तक जर्नलिज्म करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, पूरी सच्चाई के साथ करूंगा, और हमेशा जो चीज़ सही होगी, सच होगी, उसी को आपके सामने रखूँ। वॉर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।